पहले तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक राज्य केंद्र की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये शिक्षा नीति है या राजनीति का नया अखाड़ा? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो आदेश दिया था, उसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इस आदेश की भनक शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को लगी, विरोध की लहर दौड़ पड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को होने वाले विरोध मार्च से पहले ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। तमिलनाडु पहले से ही इस पॉलिसी का विरोध करता आ रहा है। वजह 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी थोपने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने कहा कि राज्य खुद तय करे कि बच्चे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी गई, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। तमिलनाडु में तमिल तो रहेगी, अंग्रेजी पहले से है, तीसरी भाषा जाहिर है हिंदी। महाराष्ट्र में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का ही विकल्प सामने आता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कोई नई बात नहीं है, ये 1968 से लागू है। लेकिन अब जब इसे नई शिक्षा नीति में दोबारा संशोधित किया गया, तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, पहचान, संस्कृति और राजनीतिक अवसर का भी है। और जब सियासत भाषा के जरिए अपनी जमीन तलाशती है, तो नीतियां अक्सर शिकार बन जाती हैं। देखना ये होगा कि आगे कौन सा राज्य इस बहस में कूदता है और क्या 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाकई शिक्षा सुधार बनेगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी। पहले तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक राज्य केंद्र की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये शिक्षा नीति है या राजनीति का नया अखाड़ा? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो आदेश दिया था, उसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इस आदेश की भनक शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को लगी, विरोध की लहर दौड़ पड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को होने वाले विरोध मार्च से पहले ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। तमिलनाडु पहले से ही इस पॉलिसी का विरोध करता आ रहा है। वजह 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी थोपने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने कहा कि राज्य खुद तय करे कि बच्चे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी गई, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। तमिलनाडु में तमिल तो रहेगी, अंग्रेजी पहले से है, तीसरी भाषा जाहिर है हिंदी। महाराष्ट्र में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का ही विकल्प सामने आता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कोई नई बात नहीं है, ये 1968 से लागू है। लेकिन अब जब इसे नई शिक्षा नीति में दोबारा संशोधित किया गया, तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, पहचान, संस्कृति और राजनीतिक अवसर का भी है। और जब सियासत भाषा के जरिए अपनी जमीन तलाशती है, तो नीतियां अक्सर शिकार बन जाती हैं। देखना ये होगा कि आगे कौन सा राज्य इस बहस में कूदता है और क्या 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाकई शिक्षा सुधार बनेगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी। पहले तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक राज्य केंद्र की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये शिक्षा नीति है या राजनीति का नया अखाड़ा? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो आदेश दिया था, उसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था। लेकिन जैसे ही इस आदेश की भनक शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को लगी, विरोध की लहर दौड़ पड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को होने वाले विरोध मार्च से पहले ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। तमिलनाडु पहले से ही इस पॉलिसी का विरोध करता आ रहा है। वजह 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी थोपने की साजिश के तौर पर
देखा जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने कहा कि राज्य खुद तय करे कि बच्चे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी गई, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। तमिलनाडु में तमिल तो रहेगी, अंग्रेजी पहले से है, तीसरी भाषा जाहिर है हिंदी। महाराष्ट्र में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का ही विकल्प सामने आता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कोई नई बात नहीं है, ये 1968 से लागू है, लेकिन अब जब इसे नई शिक्षा नीति में दोबारा संशोधित किया गया तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, पहचान, संस्कृति और राजनीतिक अवसर का भी है। और जब सियासत भाषा के जरिए अपनी जमीन तलाशती है तो नीतियां अक्सर शिकार बन जाती हैं। देखना ये होगा कि आगे कौन सा राज्य इस बहस में कूदता है और क्या 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाकई शिक्षा सुधार बनेगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी। पहले तमिलनाडु, अब महाराष्ट्र, एक के बाद एक राज्य केंद्र की 3 लैंग्वेज पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये शिक्षा नीति है या राजनीति का नया अखाड़ा? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो आदेश दिया था उसमें मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इस आदेश की भनक शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को लगी, विरोध की लहर दौड़ पड़ी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला बताया और सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को होने वाले विरोध मार्च से पहले ही सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, तमिलनाडु पहले से ही इस पॉलिसी का विरोध करता आ रहा है। वजह 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हिंदी थोपने की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र ने कहा कि राज्य खुद तय करे कि बच्चे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन एक शर्त रख दी गई, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय हों। तमिलनाडु में तमिल तो रहेगी, अंग्रेजी पहले से है, तीसरी भाषा जाहिर है हिंदी। महाराष्ट्र में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी का ही विकल्प सामने आता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कोई नई बात नहीं है, ये 1968 से लागू है, लेकिन अब जब इसे नई शिक्षा नीति में दोबारा संशोधित किया गया तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, पहचान, संस्कृति और राजनीतिक अवसर का भी है। और जब सियासत भाषा के जरिए अपनी जमीन तलाशती है तो नीतियां अक्सर शिकार बन जाती हैं। देखना ये होगा कि आगे कौन सा राज्य इस बहस में कूदता है और क्या 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाकई शिक्षा सुधार बनेगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी।